हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग मेटालर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलिंगम डायग्राम, इसके बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम क्या है और इस डायग्राम से क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इलिंगम डायग्राम बेसिकली थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट से रिलेटेड एक डायग्राम है, जिसमें मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है या जो गिब्स एनर्जी चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, इसके बारे में समझते हैं और उस वेरिएशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, इस डायग्राम में आपको नज़र भी आएगा डेल्टा जीएफ यानी फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है। अब इस लाइन में बहुत तरह का आपको वेरिएशन भी नज़र आ रहा होगा। ये सारी बातें आपको अभी इस लेक्चर में समझ में आ जाएगी। पहले कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। तो इलिंगम डायग्राम इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डेल्टा जीएफ फ्री एनर्जी फॉर्मेशन फॉर मेटल ऑक्साइड विथ टेम्परेचर, जो अभी हम लोगों ने देखा। अब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का रिएक्शन देखते हैं। मेटल रिएक्ट विथ O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये प्रोसेस हाईली फेवरेबल और फिजिबल है, तो फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होगा। क्लियर। दूसरा चीज़ है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फ्री एनर्जी चेंज भी निगेटिव है फिजिबल प्रोसेस के कारण, और एक्सोथर्मिक के कारण इंथैल्पी चेंज निगेटिव है। ये दो पैरामीटर आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। जितना ज़्यादा निगेटिव हो फ्री एनर्जी चेंज, जितना ज़्यादा निगेटिव हो उतना मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा, क्योंकि वो प्रोसेस उतना ही ज़्यादा फेवरेबल हुआ है। तो मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जीएफ मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड, नंबर एक। और जितना मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा इसका मतलब उतना ही मेटल रिएक्टिव है। तो इस डेटा से, फ्री एनर्जी वैल्यू के डेटा से आप दो चीज़ पता कर सकते हैं। एक तो कितना स्टेबल है, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल, और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ही रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये जीरो और पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा। तो जीरो और पॉजिटिव हो जाने का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है, वो अनस्टेबल ऑक्साइड को शो करता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा जीएफ का एक वैल्यू जीरो लिया है मैंने, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है निगेटिव होता जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और मेटल का रिएक्टिविटी भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे मेटल ऑक्साइड उतना ही अनस्टेबल होता जा रहा है। जो भी मेटल ऑक्साइड का फ्री एनर्जी चेंज जीरो के आसपास होगा वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा, और ये अगर जीरो पे आ गया तो अनस्टेबल, और पॉजिटिव कोई केस यहाँ पर है नहीं। तो देखना, यहाँ पर जीरो के आसपास जनरली नोबल मेटल्स आता है। ये डायग्राम में एक चीज़ तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो, इस प्रोसेस में अलग अलग रिएक्शन अलग अलग ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तो फिर ये डेटा कंपेयर होगा कैसे। तो इलिंगम साहब ने बताया कि यहाँ पर O2 जो है 1 मोल होना चाहिए, यानी हर एक केस में जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर मेटल 1 मोल ऑक्सीजन ही कंज्यूम करे, और उसी के हिसाब से ये डेटा लिखा हुआ है। तो देखना, इस ग्राफ में ये डेल्टा जीएफ के नीचे टर्म मेंशन है कि ये वैल्यू किलो जूल में है, नंबर एक। पर मोल ऑफ O2 कंजप्शन पे मेटल O2 जो कंज्यूम कर रहा है 1 मोल है, यानी इस रिएक्शन में ये जो टर्म है ये 1 मोल है। इसको ये कुछ रिएक्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ O2 गिव्स Al2O3, ये 1 मोल रखना है। इसमें आप किसी तरह का कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। तो देखो, अब बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2, इधर 3, 2/3, यहाँ 4/3। तो एक्चुअल में जो एल्युमिनियम का लाइन है वो वास्तव में इस रिएक्शन का लाइन है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये रिएक्शन में जो लाइन है फॉर्मेशन का है, तो ये इस रिएक्शन के लिए लाइन शो किया हुआ है। तो बहुत सारे किताब में ये रिएक्शन ही दे देगा या केवल एल्युमिनियम भी लिख देगा, तो आपको समझ जाना है पर मोल ऑफ O2 कंजप्शन से। उसी तरह से सिल्वर है, तो ये 1 मोल होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप बैलेंस कर दो, 2, 4, यहाँ पर 1 मोल रहे, 2, 2। तो जैसे ही 1 मोल ऑफ O2 हुआ तो ये फिर इलिंगम डायग्राम का स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से ही ये डायग्राम खींचा हुआ है। उम्मीद है कि अब ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरे पैरामीटर पे। तो इस प्रोसेस में फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव, इंथैल्पी चेंज भी निगेटिव, इंट्रोपी चेंज भी निगेटिव है। इंट्रोपी चेंज क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
और रिएक्टेंट में देखो O2 है, मतलब रिएक्टेंट शायद रैंडमनेस ज़्यादा है, तो एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव। तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के रिलेशन से, और उसके बाद देखना कि ये लाइन का वेरिएशन भी आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? अब हम लोग इलिंगम डायग्राम में जो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो लाइन का वेरिएशन का नेचर है उस चीज़ को समझेंगे। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में स्लोप पॉजिटिव है, कुछ केस में स्लोप सडन चेंज हुआ है, किसी में स्ट्रेट लाइन है, किसी में स्लोप निगेटिव है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में डेल्टा GF निगेटिव है, इंथैल्पी चेंज भी निगेटिव है, एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव है। हमारे पास सेकेंड लॉ का रिलेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा। अब देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। जब ये निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये पूरा टर्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा GF लेस निगेटिव होता जाएगा। लेस निगेटिव का मतलब है कि डेल्टा GF इंक्रीज करना। ठीक है, तो देखना मैक्सिमम केस में लाइन जो है, लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। तो देखो पहला पॉइंट है एच टी इंक्रीजेस, डेल्टा GF इंक्रीजेस, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये अब लेस निगेटिव होगा, मतलब डेल्टा GF बढ़ता जाएगा। स्लोप फॉर मोस्ट ऑफ द केस इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया? सेकेंड आइए, कुछ केस में स्टीप चेंज है, चाहे वो मरकरी हो या मैग्नीशियम हो, तो ये फेज चेंज के कारण होता है, या तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के कारण, क्योंकि इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, एंट्रोपी पे पड़ेगा। तो ध्यान देना, स्टीप चेंज इन स्लोप फॉर Ag मैग्नीशियम या और भी कोई लाइन दिया रहे तो यहाँ पर जवाब आप देना कि फेज चेंज के कारण, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के कारण ऐसा हो रहा है। थर्ड केस देखना, C प्लस O2 CO2 का लाइन स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ पर डेल्टा S जो है इस केस में 0 है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 मोल CO2 1 मोल O2 तो 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, तो डेल्टा GF किसके बराबर हो गया, डेल्टा HF के, कांस्टेंट, तो लाइन स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव है, ये भी एंट्रोपी के कारण है। देखो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 प्रोडक्ट है और 1 मोल रिएक्टेंट का है, सॉलिड पे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा GF और निगेटिव होने लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि ये प्लस है। तो देखना इस तरह का स्लोप निगेटिव होगा। तो जो स्लोप का वेरिएशन है वो निश्चित रूप से एंट्रोपी चेंज पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम का जो सिग्निफिकेंस है वो है कि किस मेटल ऑक्साइड को किस मेटल ऑक्साइड से या किस मेटल से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग इलिंगम डायग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या एप्लीकेशन को देखते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड को आसानी से उसके मेटल में रिड्यूस कर सकता है। तो इलिंगम डायग्राम में अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं गिब्स एनर्जी चेंज उतना ही निगेटिव होता जाता है और मेटल ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। तो निश्चित रूप से जो नीचे वाला पार्ट है जिसका ज़्यादा नेगेटिव फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो नीचे वाला जो मेटल है ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इलिंगम डायग्राम का, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एनी मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल विच लाई एबव इट। कोई भी मेटल अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जब दोनों रिएक्शन को कपल करेंगे तो फ्री एनर्जी चेंज नेट जो है वो निगेटिव हो जाएगा नीचे वाले के कारण, तो वो प्रोसेस फेवरेबल हो जाता है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखना। पहला है कि एल्युमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड। तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड ऊपर है, एल्युमिनियम नीचे है, सही है। नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, ये सही है, करेक्ट। सेकेंड, निकेल कैन रिड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो निकेल ऊपर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड नीचे है, तो ये इनकरेक्ट, ये गलत हो गया, क्योंकि जब भी रिड्यूस करेगा ऊपर वाले को, तो ये गलत हो गया। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, सही है।
मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है। एल्युमिनियम कैन रिड्यूस MgO, तो आप कहेंगे ये गलत है, नहीं। अब यहाँ पर देखना होगा इस पॉइंट पे। देखो ये पॉइंट, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, यहाँ पर डेल्टा G एक्चुअली 0 है, तो ये 1500 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो इसके पहले मैग्नीशियम का लाइन नीचे है, यानी इसके पहले मैग्नीशियम इसको रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके बाद देखो एल्युमिनियम नीचे हो जाता है, तो 1500 डिग्री टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम इसको रिड्यूस करने लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, सही है, तो लेस देन 1500 डिग्री C पे, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये भी सही है। एल्युमिनियम कैन रिड्यूस MgO, एल्युमिनियम भी रिड्यूस कर सकता है जब 1500 से ऊपर हो जाए, तो अगर 1500 से ऊपर है तब भी ये सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डेल्टा G 0, ये भी सही है। एक और क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज मोर इजियर एट द टेम्परेचर व्हेन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, सही है। अगर लिक्विड स्टेट में है तो सडनली इसका स्लोप स्टीप चेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में ये ज़्यादा ऊपर की ओर चला जाएगा, तो डिफरेंस जो है जिससे ये रिड्यूस हो रहा है, उस दोनों का गैप बढ़ने लगेगा, तो आसानी से रिड्यूस करने लगेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा दो लाइन के बीच गैप होगा, नीचे वाला मेटल उतना ही इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये भी सही है। और चीज़ ध्यान देना कि एट हाई टेम्परेचर सभी लाइन जो है डेल्टा GF 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पे सभी मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल है। दूसरा देखना कि C+O2 और CO का जो लाइन स्लोप है वो निगेटिव है, इसका मतलब एट सफिशियंट हाई टेम्परेचर पे ये सभी लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी कार्बन एक सुटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट हो सकता है ऑलमोस्ट सभी मेटल के लिए, क्योंकि ये सभी के लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जा रहा है, और यही है भी इस लिंगम डायग्राम का मेन पार्ट यही है कि एनी मेटल कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड विच लाई एबव इट। तो उम्मीद है कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इस लेक्चर को बार बार देखना और क्वेश्चन बनाओ, बनने लगेगा। थैंक यू।